आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की एनसीईआरटी की हिंदी की पुस्तक रिमझिम के चौथे पाठ नन्हा फनकार का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले कहानी को पढ़ा जाएगा और उसके बाद कहानी का सरल भाषा में अर्थ जानेंगे। अर्थ जानने के बाद हम लिखने का कार्य आरंभ करेंगे। सबसे पहले इस पाठ का इमला लिखेंगे और इमला लिखने के बाद पाठ में आए हुए नए शब्द अर्थात कठिन शब्दों को लिखेंगे और उसके बाद हम शब्द अर्थ लिखेंगे। शब्द अर्थ के बाद पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द लिखेंगे और फिर अंत में हम अभ्यास कार्य को हल करेंगे, जो कि पाठ के अंत में आए हुए अभ्यास कार्य है। तो आइए सबसे पहले इस पाठ को पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी जान लेते हैं। पाठ 4 नन्हा फनकार। नन्हा मतलब छोटा, फनकार मतलब कलाकार। यह कहानी एक छोटे से कलाकार के बारे में है। आइए इसको पढ़ने के साथ साथ इसका अर्थ भी जानते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। वह लड़का, एक लड़का है जो नन्हे फनकार के बारे में बता रखा है। वे एक चौकोर मतलब 4 कोनों वाला या आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार पत्थर के पास बैठ गया और उसने जल्दी जल्दी से कोई प्रार्थना बुदबुदाई मतलब धीरे धीरे मन ही मन में बोला और फिर छेनी हथौड़ा उठाया उसने और अपने काम में जुट गया मतलब लग गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। क्या करना शुरू किया था उसने? कतारें और कड़ियां उकेरना मतलब चित्र बनाना या नक्काशी करना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी मतलब आधा बनी हुई अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। लड़के ने जो अधूरी बनी हुई घंटी थी उस पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी से हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। मतलब नक्काशी करने का मतलब होता है कि कोई उभरा हुआ सजावटी काम करना, उसको कहते हैं नक्काशी, जो कि पत्थरों पर की जाती है। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती। क्या छितरा जाती? किरचें मतलब होता है कोई ठोस वस्तु की पतली पतली छीलन कह सकते हैं, या किरचें का अर्थ होता है ठोस चीज का नुकीला टुकड़ा। वो छितरा जाती मतलब बिखर जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता और साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता और साथ साथ में धीरे धीरे वह कुछ गुनगुनाने भी लगता था। जैसे हम भी कोई काम करते हैं तो उसके साथ साथ धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसे ही मन में गुनगुनाने लगते हैं, चाहे वो हमको गाना आता हो ना आता हो। उसके चारों ओर दूसरे संगतरास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। उसके चारों ओर मतलब वो काम कर रहा था तो उसके आस पड़ोस में भी जो काम कर रहे थे वो लोग भी, जो संगतरास का मतलब होता है पत्थर तराशने वाले कलाकार, वो भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे, मतलब अपने अपने काम में लगे थे, तल्लीन थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। उसने जो काम किया था अभी तक उनमें सबसे ज्यादा मुश्किल काम था घंटियां बनाना। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, वो ऐसा सोचता था कि जैसे हम भी सोचते हैं कि कोई काम करते हैं तो जो बड़े लोग करने लग जाते हैं तो वैसे ही सोचते हैं हम कि ये काम भी हम एक न एक दिन करने लग जाएंगे करके। वैसे ही वो भी सोचता था कि मैं भी बहुत बारीक जालियां बनाने लग जाऊंगा, महीन नफीस बेल बूटे मतलब सुंदर सुंदर से बेल बूटे बनाने लग जाऊंगा, कमल के फूल बनाने लग जाऊंगा, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। यहाँ पर ये बच्चा घंटी बना रहा है, लगा हुआ है अपने काम में, बिल्कुल महीन महीन घंटियां बनाने में।
तो कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तो उससे पहले ही उसके माता पिता गुजरात में, पहले वो कहाँ रहते थे? गुजरात में, और वहां से कहाँ आकर बस गए थे? आगरा में आकर बस गए थे। गुजरात एक राज्य है और आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बहुत प्रसिद्ध है एक आगरा भी, आगरे का ताजमहल के लिए। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यहीं काम मिल गया। केशव का जन्म भी, अब देखते हैं आगे पेज में क्या लिखा है। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। केशव का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। पुश्तैनी का अर्थ होता है खानदानी या पैतृक। उस गांव में जाने का उसको मौका ही नहीं मिला था जहां उसके दादा परदादा लोगों का जन्म हुआ था, या दादा परदादा रहते थे, या पापा मम्मी रहते थे। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। कौन सा था उसका घर? आगरे की गलियां हो गई, या सीकरी जहां वो आप काम कर रहा था वही उसका घर हो गया था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। उसको कोई आहट मतलब आवाज भी नहीं सुनाई पड़ी कि कोई उसकी ओर को आ रहा है। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। क्या आवाज आई उसके कानों में? माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। ऐसी आवाज उसके कानों में पड़ी। तो क्या हुआ? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। तो फिर जब उसको एक आदमी दिखा तो उसने क्या कहा? बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं। ऐसा केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। मतलब तल्खी मतलब हल्का सा गुस्सा या आवाज में कड़वापन, उस हिसाब से उसने जवाब दिया। तो क्या हुआ? अब जो आदमी था उसने क्या बोला? दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूं। किसने कहा? केशव ने कहा कि मैं क्या कहा? कि मैं 10 साल का हूं। जब उसने कहा कि मैं 10 साल का हूं तो उस आदमी ने क्या कहा? 10? अच्छा, ऐसा कहा उसने। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, क्या बोला था? 10? अच्छा करके। तब तो काफी बड़े हो। उसने कहा कि जब तुम 10 साल के हो तो इसका मतलब तो तुम काफी बड़े हो। और मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। उसने कहा कि मैंने भी एक लड़ाई में, जब मैं 13 साल का था तो मैंने भी एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। अब क्योंकि वो नजदीक आ गया था तो इसलिए केशव उस आदमी को अच्छी तरह से देख ले रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मझोला था। मझोला मतलब मध्यम आकार का। वह सफेद अंगरखा, अंगरखा का मतलब होता है एक लंबा कुर्ता और पाजामा पहने हुए था। उस आदमी ने एक अंगरखा और पाजामा पहना था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। उसके बाल कैसे थे? गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। उसने सोचा कि यह कोई बहुत बड़ा आदमी होगा क्योंकि उसके गले में बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों में अंगूठियां देखी थी उसने। और उसकी नाक कैसी थी? तीखी नाक थी, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था। वह उसके व्यक्तित्व के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो उसने नक्काशी बना रखी थी तो उसकी तरफ इशारा करते हुए क्या कहा उस आदमी ने? कि इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। ऐसा उस आदमी ने कहा कि इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता उसने किसी, अब इससे पहले कि जो है केशव कोई जवाब देता उसने किसी, अब आगे के पेज में देखते हैं कि क्या लिखा है। तो उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। किसने सुनी आवाज? केशव ने। यह और कोई नहीं महल का पहरेदार था। कौन था ये? पहरेदार था। उसने क्या कहा उस पहरेदार ने? हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा।
किसने? पहरेदार ने। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। केशव क्योंकि जो है अब भौचक सा खड़ा रह गया था वहां पर को, उसने कहा अरे ये क्या हुआ, यहाँ तो ये तो कहने लग गया महाराज, कहने लग गया इसे हुजूर कहने लग गया है, और ये कौन था? तब वो भौचक्का खड़ा रह गया वहां पर को। उसने जैसे केशव को घूरते हुए क्या बोला वो केशव से? बेवकूफ, खड़ा हो। उसने कहा कि अरे मूर्ख, खड़ा हो जा, हुजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर सलाम करे ने, ऐसा उस पहरेदार ने कहा। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था, उसे अब कुछ कुछ समझ आने लग गया था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी। अब उसे होश जैसा ही नहीं रहा कि अब क्या करे हो करके। ऐसे में उसके हाथ से क्या हुआ? छेनी जिससे वह जो है कारीगरी कर रहा था वह उसके हाथ से गिर गई और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, ऐसा ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। और जैसे ही ऐसा विचार उसके मन में आया तो उसने झुक करके बादशाह अकबर को सलाम किया कि वो बादशाह अकबर होंगे करके। और जैसे खरगोश देखता है डरी डरी नजरों से, वैसे अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। उसको ये बीच में हस्तक्षेप करना, बीच में बोल गया जो पहरेदार, वो अकबर को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खींचकर मतलब डांटते हुए पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वह समझ ही नहीं पा रहा था। असमंजस का मतलब होता है कि समझ में ना आना कि क्या करे, या दुविधा में पड़ना कि वह क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। हुक्म का मतलब होता है आदेश के इंतजार में खड़ा रहे। अब क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा था उसका। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। उसका दिल अभी भी धक धक कर रहा था, मतलब वो डर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अब क्योंकि बादशाह अकबर उसको देख करके प्यार से मुस्कुराने में लगे हुए थे, इसलिए अब वह डर नहीं रहा था। कौन नहीं डर रहा था? केशव। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। जब अकबर ने पूछा कि क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे, तो अब उलझन में पड़ा हुआ था कि क्या करूं क्या नहीं करूं करके। तो तब केशव ने तुरंत सिर हिला दिया कि हाँ मैं सिखा दूंगा करके। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। ऐसा किसने कहा? अकबर ने। केशव ने क्या किया? केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। वह तेजी से दौड़ा, वहां से भागा और उनका छेनी हथौड़ा ले आया अपने पापा का और वापस दौड़ करके आ गया। किसको देने के लिए? बादशाह अकबर को। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गई। अब जैसे दोस्त लोग आपस में बैठ जाते हैं एक दूसरे के पास पास में, उसी तरह से बादशाह अकबर भी केशव के पास जमीन पर ही नीचे बैठ गई और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर तो देखा। और क्यों देखा? उसने कहा कि हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्या आप यह सब करेंगे? ये तो राजा लोगों का काम थोड़ी है। अब जब केशव ने कहा कि क्या आप यह सब करेंगे, तो अकबर ने क्या कहा? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। तो केशव ने क्या कहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। वह थोड़ा सा डर जैसा गया या हड़बड़ा गया कि मेरा मतलब वो नहीं था, आपने तो गलत मतलब निकाला करके। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता कि बड़े लोग कहाँ ये छोटा सा काम करते हैं करके। उसने कुछ अनमने भाव से ये कहा कि आप तो बड़े लोग हैं, कहाँ इतना छोटा सा काम करेंगे। अकबर हंसकर बोले। क्या हंसकर बोले? अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था कि क्या करूं क्या ना करूं। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। वह बताने लगा कि छेनी को कैसे पकड़ते हैं।
फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया। पत्थर के टुकड़े पर क्या किया उसने? निशान बना दिए, फूल का या इस तरह से निशान बना दिया। और फिर गंभीरता से कहा, और जैसे जो है बड़े लोग कहते हैं कि जो है जिसको अपने अधीन काम करने वाले से कहते हैं कि देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छीनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, या जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया, जबकि हल्की चोट मारनी पड़ती है जिससे कि उसमें आकृति उभर कर आ जाएगी। लेकिन उसने क्या किया, बादशाह अकबर ने जोर से मार दिया जिससे कि उसमें गहरा घाव हो गया। किसमें? पत्थर में। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, इतनी जोर से नहीं मारते हैं करके। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, धीरे धीरे। आहिस्ता मतलब धीरे धीरे मारना है। ऐसे उसने करके दिखाया कि ऐसे हल्के हाथ से मारते हैं। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मींच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। और क्या करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पत्थर का या कुछ इस तरह का काम करते हैं या लकड़ी तोड़ने का, तो उससे क्या होती है, छीलन, ठोस वो टुकड़े उड़ करके आ जाते हैं जो आंखों में पड़ सकते हैं। इसलिए आंखों को थोड़ा मींच करके रखना पड़ता है, आंखों को कम खोलना पड़ता है। जैसे ही पत्थर में मारी चोट तो आंखों को थोड़ा बंद कर देना पड़ता है, जिससे कि आंखों में न चले जाएं। ऐसा कहा तो अकबर क्या हुआ, अकबर मुस्कुराए, जी हजूर। अकबर ने हंस करके कहा कि जी हजूर। जब बादशाह अकबर ने कहा कि जी हजूर करके हंस के, तो जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की थाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। किसे मजा आ रहा था? केशव को। किसको? एक अनाड़ी से वयस्क मतलब बादशाह अकबर के बारे में गया। अनाड़ी से वयस्क मतलब जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं उनको वयस्क कहा जाता है। वो अनाड़ी से मतलब उनको कुछ नहीं आता है बादशाह अकबर को, क्योंकि वो तो बादशाह थे, उन्हें कोई ये पत्थर तोड़ना या लकड़ी फोड़ना इस तरह की चीज़ें थोड़ी आती थी। तो इसलिए उनको अपने काम की धाक जमाने में बड़ा मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा से भी चूक मतलब भूल हो जाती थी, हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती थी, मतलब उसको गुस्सा आ जाता था। जैसे गुस्सा आने पर जो है हमारे मम्मी पापा हमको जो है आंख दिखाते हैं या डर करके इस तरह से मुंह बनाते हैं, तो उसको कहते हैं त्योरियां चढ़ जाना। काम करते करते अकबर पूछ बैठते। क्या पूछ बैठते? केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। असहमति का मतलब होता है सहमत नहीं होना, कि ना थोड़ा गलत है, ऐसा कहता था। अकबर इत्मीनान से बैठ गए, वह आराम से बैठ गए या शांति के साथ बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। और केशव कैसा काम कर रहा है वो देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अब जब वो अपने काम में लगे हुए थे तो उनको यह पता ही नहीं चला कि उनके आसपास जो दूसरे संगतरास हैं, मतलब जो वो कहते हैं पत्थर का काम करने वाले लोग हैं, वह उन्हें बड़े कौतूहल से, उन्हें बड़े गौर से देख रहे थे, बड़े उत्सुकता से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था। जो केशव के पिताजी ने उस पर नमूने बना रखे थे उसी के अनुसार ही नहीं बना रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी थोड़ा उसमें कुछ जोड़ दे रहा था, कुछ नया परिवर्तन कर दे रहा था, जिससे वे डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जैसे मान लिया जाए कहीं पे हम काम करते हैं तो हमें लगता है कि इसमें ये चीज़ भी होना चाहिए था, तो हम अपने मन से उसमें जोड़ देते हैं उतना, तो उसी तरह से केशव भी उसमें जोड़ दे रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा। अकबर ने जब उसका अंदाज देखा कि यह कितना अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो उनसे धीरे से कहा। क्या कहा? केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। अकबर ने क्या कहा केशव से कि आप एक दिन बहुत बड़े क्या बनोगे? कलाकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम मेरे कारखाने में भी काम कर सकते हो। तो केशव ने क्या पूछा? क्या कहा? कारखाना? कैसा कारखाना? अब उसे पता ही नहीं था कि कारखाना क्या होता है, क्योंकि
वो गांव में रहता था, इसलिए उसको ऐसा अंदाज ही नहीं था। उस समय कारखाने ही बहुत कम होते थे, इसलिए उसको अंदाज ही नहीं था कि कारखाना क्या होता है। इसलिए उसने पूछा कि कारखाना, कैसा कारखाना। तो जब ऐसा कहा केशव ने तो अकबर ने क्या कहा, बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। और उसने, अकबर ने कहा कि जो मैं कारखाने बनाऊंगा उसमें उनकी सल्तनत के, सल्तनत मतलब उनका साम्राज्य या राज्य, उसके सबसे बढ़िया कलाकार और शिल्पकार लोग काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, और उनमें कौन कौन शामिल होंगे, चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संतरास मतलब पत्थर का काम करने वाले, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी वहां काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। अब क्या हुआ, जब ऐसी बात सुनी तो केशव का चेहरा क्या हुआ, चमक उठा, मतलब वह खुश हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, वह मुस्कुराते हुए क्या बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। उसने कहा कि मैं तो वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अकबर उठ खड़े हुए। अब क्योंकि उन्हें बहुत समय हो गया था इसलिए वह उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, क्या कहा, कंधा थपथपाते हुए, अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो। तो केशव ने क्या किया, हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, बड़ी बेचैनी कहो या अधीरता के साथ पूछा कि क्या आप दोबारा आएंगे? तो बादशाह अकबर ने क्या कहा, मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। जो उसके साथ के साथी लोग थे, जो पत्थर का काम करने वाले लोग थे, उनके बीच में केशव की खूब धूम मची रही कि ये इसने तो आज बादशाह अकबर के साथ बैठ करके बातें की। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा और सबको सुनाता रहा कि बादशाह अकबर ने क्या कहा, कैसा कहा, क्या हुआ, कैसा हुआ, वो क्या कहने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ, क्योंकि बादशाह अकबर से जो मिला था वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, क्या कहा मुस्कुरा करते हुए, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए, तुम्हें तो इतने सब लोग जानने लगे, बादशाह अकबर तक तुमसे मिलने के लिए आए हुए थे। ऐसा उसके पिताजी ने कहा। तो जब उसके पिताजी ने कहा कि आप तो इतने प्रसिद्ध हो गए हो, फिर केशव ने क्या कहा, बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। ऐसा केशव ने अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला। और क्या बोला हो, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। ऐसा उस केशव ने कहा। बिल्कुल सही, पिता ने कहा, उसके पिता ने कहा कि बिल्कुल सही, वह बादशाह बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, अब कुछ सोचा केशव ने और फिर क्या पूछा कि बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? जब उनके पास आगरा में इतने ढेर सारे महल हैं तो वह सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। उनने कुछ पुरानी यादें सोची और फिर वह बताना शुरू किया। क्या बताया उनने कि हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी इसलिए वह हर समय परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए कि मेरी संतान होगी, यानी जैसे अभी भी अक्सर होता है कि जिसकी कोई संतान नहीं होती है तो वह डॉक्टरों के पास जाता है, साधु संन्यासियों के पास जाता है, पूजा अर्चना करता है। तो उसी तरह से बादशाह अकबर भी बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए और भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। और इस तरह से साधु संतों फकीरों के पास जाते हुए भटकते भटकते एक बार बादशाह अकबर किसके पास पहुंच गए? ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आ गए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगे। और सलीम चिश्ती ने क्या कहा था? ख्वाजा सलीम चिश्ती ने बादशाह से कहा था कि उनके एक नहीं बल्कि तीन तीन संतानें होंगी। तो केशव ने चहकते हुए क्या कहा कि शहजादा सलीम, मुराद और दानियाल। केशव ने चहकते हुए कहा बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। उसके पिताजी ने कहा कि बिल्कुल सही। तभी बादशाह ने
क्या फैसला कर लिया था कि ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में क्या करेंगे, एक नगर बसाएंगे। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण, अब उसके पिताजी ने क्या कहा, हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव ने उन्नीदी आवाज में बोला। अब क्योंकि केशव को नींद आने लग गई थी, रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए केशव ने क्या किया, करके केशव ने उन्नीदी आवाज में बोला। पिताजी ने, किसके पिताजी ने, केशव के पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। इस तरह से यह कहानी पूर्ण हुई। पाठ का अर्थ जानने के बाद अब आइए लिखने का कार्य आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम एक कोने में दिनांक लिख लेंगे और फिर ऊपर से लिखेंगे पाठ 4 और पाठ 4 के नीचे लिखेंगे नन्हा फनकार हेडिंग और फिर लिखेंगे इमला या सुलेख लिख लेंगे। और इमला या सुलेख लिखने के बाद हम, क्योंकि यह इस पाठ में पहले के 2 पैराग्राफ बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए हम 3 या 4 पैराग्राफ का सुलेख या इमला लिखेंगे। अब आइए पाठ में आए हुए कठिन शब्द अर्थात नए शब्दों को लिख लेते हैं। पहला शब्द है प्रार्थना, दूसरा शब्द है बुदबुदाई, और उसके बाद है सावधानी पूर्वक, फिर है नक्काशी, फिर उसके बाद पुश्तैनी। पुश्तैनी के बाद लिखा है मझोला, फिर उसके बाद अंगरखा, फिर व्यक्तित्व, फिर उसके बाद लिखा है भौचक, फिर बदहवासी, फिर दखलंदाजी या दखलंदाजी। और इस लाइन में अंतिम शब्द है असमंजस। दूसरी ओर लिखा हुआ शब्द है, पहला शब्द है आहिस्ता, फिर हिंदुस्तान, फिर उसके बाद लिखा है त्योरियाँ, फिर इत्मीनान, फिर सल्तनत, और उसके बाद है ख्वाजा, और अंत में लिखा हुआ है चिश्ती। अब आइए पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं। पहला शब्द है नन्हा। नन्हा का अर्थ होता है छोटा। और अगला शब्द है फनकार। फनकार मतलब कलाकार। और उसका अगला शब्द है चौकोर, मतलब 4 कोने वाला। और फिर उसका अगला शब्द है बुदबुदाई। बुदबुदाई मतलब मन ही मन धीरे से बोलना। और अगला शब्द है उकेरना। उकेरना का अर्थ होता है चित्र बनाना या नक्काशी करना। अगला शब्द है नक्काशी। नक्काशी मतलब उभरा हुआ सजावटी काम करना। अगला शब्द किरचें मतलब ठोस वस्तु का नुकीला टुकड़ा। संग तराश मतलब पत्थर तराशने वाले कलाकार। बारीक। बारीक मतलब महीन या पतला। अगला शब्द है नफीस का अर्थ होता है सुंदर, बढ़िया या निर्मल। अगला शब्द है पुश्तैनी। पुश्तैनी का अर्थ होता है खानदानी या पैतृक। अगला शब्द है अंगरखा। अंगरखा का मतलब होता है पुरुषों का लंबा पोशाक या जिसे कुर्ता भी कह सकते हैं। अगला शब्द है आहट। आहट का अर्थ होता है आवाज़, जो हल्की सी आवाज़ आती है उसे कहते हैं आहट। और अगला शब्द है तलखी। तलखी का अर्थ होता है आवाज़ में कड़वापन या कटुता। और अगला शब्द है जुर्रत। जुर्रत का अर्थ होता है साहस या हिम्मत। और अब अगले पेज में देखते हैं। इस पाठ में बहुत से उर्दू के शब्द आए हुए हैं, इसलिए सभी का अर्थ बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है कि बहुत से शब्दों के अर्थ बताए जा सकें। इसलिए एक पेज में शब्द अर्थ नहीं आ पाए, तो इसलिए मैंने दूसरे पेज में लिखे हुए हैं। अब इसमें दूसरे पेज में है, पहला शब्द है छितरना। छितरना का अर्थ होता है बिखरना या फैलना। अगला शब्द है मझोला। मझोला का अर्थ होता है मध्यम। और फिर है बदहवासी का अर्थ होता है घबराहट या बेहोशी। फिर दखलंदाजी का अर्थ होता है बीच में आ पड़ना या बोलना। फिर उसके बाद लिखा है खींचकर मतलब खिन्न होकर। अगला शब्द है हुक्म का अर्थ होता है आदेश। और अगला शब्द है शक पकाना। शक पकाना का अर्थ होता है हड़बड़ाना। फिर अगला शब्द है अनमने। अनमने का अर्थ होता है बिना इच्छा के। और अगला शब्द है कौतूहल। कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है
नेक, नेक का अर्थ होता है अच्छा या सच्चा। और फिर है लाड़ला, लाड़ला का अर्थ होता है प्यारा या दुलारा। फिर उसके बाद लिखा है सल्तनत, सल्तनत का अर्थ होता है साम्राज्य। और उसके बाद लिखा है कतार, कतार का अर्थ होता है पंक्ति। और फिर उसके बाद है आहट, आहट का अर्थ होता है आवाज़। और फिर उसके बाद लिखा है उलझन, उलझन का अर्थ होता है परेशानी। और सबसे अंत में लिखा हुआ है असमंजस, असमंजस का अर्थ होता है समझ में न आना कि क्या करें। अब आइए पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द लिख लेते हैं। पहला शब्द है पास, पास का उल्टा होता है दूर। अगला शब्द है जल्दी, जल्दी का विलोम होता है धीरे। अगला शब्द है दिन, दिन का विलोम होता है रात। अब उसके बाद लिखा हुआ है पहले, पहले का विलोम होता है बाद में। फिर है जन्म, जन्म का विलोम मृत्यु। हंसना, हंसना का विलोम रोना। अच्छा का विलोम बुरा। नीचे का विलोम ऊपर। नरम का विलोम कठोर। और फिर है विश्वास, विश्वास का विलोम होता है अविश्वास। फिर है मुश्किल, मुश्किल का विलोम आसान। सही का विलोम गलत। और फिर सोना का विलोम जागना। लिखने का कार्य करने के बाद अब आइए पाठ के अंत में आए हुए अभ्यास कार्य को हल कर लेते हैं। अभ्यास कार्य का पहला शीर्षक है केशव की घंटियाँ। इसमें पहला प्रश्न है माशाअल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होंगी? नंबर 1 क केशव के काम की तारीफ में। ख यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। ग केशव से बातचीत शुरू करने के लिए। घ घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए। ङ क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। या च कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। इस प्रश्न का उत्तर होगा बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि ङ वाला लिखा है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। इसमें अगला प्रश्न है प्रश्न 2 केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। यह प्रश्न विद्यार्थियों को खुद करना है। अपने आसपास के किसी पुरानी इमारत में वो जा सकते हैं जिसमें कि नक्काशी की गई हो और उसका चित्र बना सकते हैं। कॉपी में नक्काशी का चित्र, घंटियों का या कड़ियों का उसका चित्र बना सकते हैं। और अगर संभव हो तो कहीं अखबार में से या कोई पुरानी पत्रिका में से इस तरह की तस्वीर का चित्र भी वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपका सकते हैं। अब अगला शीर्षक है आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी बच्चों को अर्थात विद्यार्थियों को स्वयं करना है। उन्हें अपने आस पड़ोस में कोई कहीं दूर से आकर के, जैसे केशव के पिता गुजरात से आकर के बसे थे, तो कुछ साथियों के उनके पिता, कुछ बच्चों के साथियों के पिता हो सकता है कि कहीं दूर से आकर के या कोई पहाड़ से आकर के बस गया हो, या कोई मैदान से आकर के पहाड़ में बस गया हो, या कोई शहर में आकर के बस गया हो। तो उसके बारे में पता लगाना है उससे बातचीत करके, और क्यों आया उसका कारण भी बताना है। अगला शीर्षक है कहानी से। प्रश्न 3 है अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजा अकबर छोटे से केशव की पत्थर पर नक्काशी देखकर हैरान थे। वह केशव के बारे में जानना चाहते थे। उन्हें उसके साथ बातचीत करके आनंद आ रहा था, इसलिए उन्हें पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 4 लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बड़े आदमी से केशव का अर्थ धनवान व्यक्ति से है, क्योंकि ऐसा उसने राजा अकबर की महंगी वेशभूषा को देखकर सोचा था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 5 खरगोश की सी कातर आँखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे
हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा गाय के समान, जो सीधा साधा होता है उससे कहते हैं गाय के समान। हाथी सी चाल मतलब मतवाली चाल। कोयल सी आवाज़ मतलब जिसकी आवाज़ मीठी होती है। भेड़ चाल, जो ढेर सारे लोग एक ही ओर चल देते हैं। शेर जैसी दहाड़, और फिर लिख सकते हैं मधुमक्खियों सी मेहनती, बगुला भगत। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 6। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अकबर एक बादशाह थे। जब उन्होंने नक्काशी सीखने के लिए कहा तो केशव को लगा कि वह तो बड़े आदमी हैं, क्या वह सच में ही नक्काशी सीखना चाहते होंगे, इसलिए उसने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह से काम से जोड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि केशव की उम्र के बच्चों का इस तरह से काम से जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि यह उम्र खेलने कूदने, खाने पीने और पढ़ने लिखने की है। लेकिन शौक से थोड़ा थोड़ा कोई नया काम सीखा जाए तो उसमें कुछ बुरा भी नहीं है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 8। केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि केशव सबसे कहता होगा, क्या तुम्हें मालूम है बादशाह अकबर मेरी नक्काशी देखकर कितने हैरान हुए थे। उन्होंने बहुत देर मुझसे बात की, मैंने उन्हें नक्काशी भी सिखाई, बड़ा मज़ा आया, और हाँ, एक दिन मैं उनके कारखाने में काम करूँगा। उनने मुझसे ये वादा किया है, तुम देख लेना। इसी तरह के शब्द विद्यार्थी अपनी ओर से कुछ शब्द जोड़ भी सकते हैं। अब अगला शीर्षक है शब्दों की निराली दुनिया, जिसमें पहला प्रश्न है प्रश्न 1 का क। नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। विद्यार्थी स्वयं भी इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चलिए आइए हम भी कोशिश करके देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि बढ़ई लकड़ी से सुंदर सुंदर काम की चीज़ें बनाता है। बढ़ईगिरी में इस्तेमाल होने वाले औजार, पहला औजार है आरी। आरी लकड़ी को निश्चित आकार में काटने के काम आती है। अगला है रंदा, लकड़ी को समतल या चिकना बनाने के लिए काम आता है। छेनी लकड़ी में छेद बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। हथौड़ा लकड़ी में कील ठोकने के लिए प्रयोग होता है। पेचकस लकड़ी में पैंस लगाने के लिए काम आता है। विद्यार्थी इसी तरह से अन्य कार्य जैसे मिस्त्रीगिरी इत्यादि के भी सामान या औजारों के नाम लिख सकते हैं और उनके कार्यों को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न ख। छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचें ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे हैं आरी, रंदा, बुरादा, पलाई, सूत। इस प्रश्न का उत्तर भी विद्यार्थी अपने आस पड़ोस में जो लकड़ी का दुकानदार है या बढ़ई है उससे बातचीत करके लिख सकते हैं। चले आइए देखते हैं वो क्या क्या लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कुल्हाड़ी, आरी, रंदा, बुरादा, फट्टा, प्लाई, सूत, पेंच, कील, बारी, हथौड़ी, सनमाइका, कब्जा, कुंडा, कुंडी, सांकल, हैंडल इत्यादि। और फिर सभी बच्चे समूह में बैठ करके ये वस्तुओं के बारे में लिखेंगे या बातचीत करेंगे कि ये कहाँ कहाँ मिलती हैं, और हमसे पहले जब हम तक पहुँचती हैं ये, तो उससे पहले ये किस किस रूप में होती हैं और इनसे क्या लाभ होता है, क्या हानियाँ होती हैं, और आपने ये कहाँ देखी थी, इन पर चर्चा की जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न ग। हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी बातचीत करो। इसका प्रश्न भी विद्यार्थियों को स्वयं ही करना है, जैसे वे अपने घर, गांव या अड़ोस पड़ोस में बातचीत करके अपने से बड़ों से और स्कूल में बच्चों से और अध्यापक से बातचीत कर सकते हैं कि हमारे इलाके में इन चीज़ों या कामों के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं, या हमारी स्थानीय भाषा में उन्हें क्या कहते हैं, और उसकी सूची बना लें। अगला प्रश्न है प्रश्न 2।
कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। पहला शब्द है चुनाव, फिर पड़ाव, फिर बहाव, फिर लगाव। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए विद्यार्थी अपनी कॉपी में पहले 2 कॉलम छोटे छोटे बना लेंगे और फिर उसके अंत में थोड़ा एक बड़ा कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में संज्ञा लिखेंगे, फिर दूसरे कॉलम में क्रिया और तीसरे कॉलम जो कि बड़ा कॉलम होगा उसमें वाक्य प्रयोग लिखेंगे। पहला जैसे है चुनाव, चुनाव की क्रिया होगी चुनना और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा सच्चे दोस्त का चुनाव कैसे करें। और अगला शब्द था पड़ाव, पड़ाव का क्रिया होगी पढ़ना और इसका वाक्य प्रयोग होगा जीवन कई पड़ावों में से गुजरता है। और अगला था बहाव, बहाव की क्रिया होगी बहना और इसका वाक्य प्रयोग होगा बहाव के साथ बहना ठीक नहीं है। अगला शब्द था लगाव, जिसके की क्रिया होगी लगना और उसका वाक्य प्रयोग होगा मुझे अपनी बिल्ली से बहुत लगाव है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करें। रेखांकित शब्द था बुदबुदाई और नीचे शब्द लिखे हुए हैं फुसफुसाना, बड़बड़ाना और भुनभुनाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो रेखांकित शब्द है बुदबुदाई, बुदबुदाई का अर्थ होता है या बुदबुदाना का अर्थ होता है मन ही मन या मंद आवाज़ में बोलना, जिससे कि कोई स्पष्ट न सुन सके कि उसने क्या बोला। जबकि फुसफुसाना, बड़बड़ाना तथा भुनभुनाना में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो आइए अब इसके कुछ वाक्य बना लेते हैं। जैसे पहले था बुदबुदाई, बुदबुदाई का अर्थ होता है मन ही मन या मंद आवाज़ में बोलना। इसके वाक्य प्रयोग हैं कि अम्मा भैया नींद में बुदबुदाता है या नानी जाने क्या क्या बुदबुदाती है। और अगला शब्द था फुसफुसाना, मतलब धीरे से बोलना। तो इसका हो जाएगा उसने राधा के कान में कुछ फुसफुसाया और चला गया। अगला शब्द था बड़बड़ाना, बड़बड़ाना का अर्थ होता है कोई बात मुंह में ही बार बार बोलना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि वह रिजल्ट या परिणाम सुनते ही बड़बड़ाने लगा। भुनभुनाना, भुनभुनाना का अर्थ होता है गुस्से से धीरे बोलना। हर समय इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि हर समय भुनभुनाए रहना ठीक नहीं होता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है प्रश्न 4, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर उन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसीलिए कहा क्योंकि क है बादशाह के सामने बैठे रहना उसका अपमान करने जैसा है। ख है पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था और ग पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला इसलिए वह घबरा गया था। घ है बादशाह का केशव के साथ बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि महल के पहरेदार ने केशव से यह इसीलिए कहा क्योंकि ख वाला है इसका सही उत्तर। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। इस प्रकार यह पाठ पूर्ण हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।